नमस्कार दोस्तों, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक स्पेशल कैटेगरी दैट इज़ जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी। आप 8th 9th 10th में होते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में आपका सिलेबस तो कंप्लीट करवाया ही जाएगा, बट साथ ही में आप अपनी जेई की प्रिपरेशन और नीट की अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आपकी 8th 9th 10th की क्लास में ही। जी हाँ, इस क्लास में रहते हुए अगर आप आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको आगे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक बात आपको बता दूं कि एक ही फीस के अंदर आपका जेई का प्रिपरेशन भी हो रहा है, एक ही फीस के अंदर आप अगर नीट में जाना चाहते हैं नीट का प्रिपरेशन भी हो रहा है, एक ही फीस के अंदर आपका एनटीएससी का प्रिपरेशन हो रहा है, एक ही फीस के अंदर आप जिस क्लास में हैं उस क्लास की बैचेस भी आप कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया और ऐप डाउनलोड करने के बाद में अगर आपसे कोई कोड पूछता है, पवन वाघ कोड डाल के आपको आगे जाना है और सीधे सीधे सब्सक्रिप्शन लेना है। आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। मतलब एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ आप तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप रेट देख लेते हैं तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि 21,000 है वो भी सिर्फ 24 महीने का, और यहाँ 17,500 है वो है सिर्फ 12 महीने का। मतलब अगर आप इस प्राइस में भी नहीं लेना चाहते, इससे भी कम में लेना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा कि पवन वाघ रेफरल कोड यूज़ करना होगा। जैसे ही आप पवन वाघ रेफरल कोड यहाँ पर लगाते हो, यहाँ पर ठीक है, तो आपका प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। 17,500 जो 21,000 का 2 साल का है आपका कोर्स, वो आपको 18,900 में पड़ता है, और 17,500 का जो है वो 15,750 में पड़ता है। मतलब सीधे सीधे आप यहाँ पर डिस्काउंट आपको 10% का मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो डिस्काउंट है 10% से, ये जो डिस्काउंट है 10% से रिड्यूस हो रहा है अगले महीने 28 तारीख के बाद में, मतलब 28 फरवरी के बाद में ये 10% नहीं होगा, ये सिर्फ 5% होगा। और ये प्राइजेस भी हाइक होने वाली है, ये प्राइजेस बढ़ने वाली है। तो जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप 8th 9th 10th में हैं तो बिल्कुल राइट टाइम है आप सभी के लिए कि फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और फटाफट अपना स्टडी शुरू कर लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाघ एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, मतलब ही आपका लास्ट वाला पार्ट रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर का। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रीवियस वाले क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। सबसे पहले देखा था कि आपको जो भी आप रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसको बैलेंस कैसे करते हो। तो उसके लिए दो मेथड थी, एक थी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और दूसरी थी आपकी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को ही हम लोग हाफ सेल रिएक्शन, मतलब हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते थे। हम लोगों ने बहुत सारी स्टेप्स देखी थी और देखा था कि किसी भी रिएक्शन को अगर हमें बैलेंस करना है तो हम लोग उसको किस वे में बैलेंस करते हैं, राइट। अब आज के क्लास में जो आपका बचता है पार्ट, वो है डैनियल सेल, कि एक्चुअली डैनियल सेल क्या है, डैनियल सेल में कौन से रिएक्शन हो रहे हैं, डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन क्या है, डैनियल सेल के साथ में कौन से टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड है, और उसी के साथ साथ हम लोगों को देखना है कुछ कैलकुलेटिव पार्ट। और साथ ही साथ हम लोग आज की क्लास में देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कौन सा कैटेगरी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो ये सारी चीजें जो कि हम लोग कवर करेंगे आज के क्लास में। सो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, क्योंकि आज हम लोग को इस पार्ट को करना है एंड। तो चलिए देखेंगे डैनियल सेल को। सबसे पहले तो सबसे पहला हेडिंग है आपका स्टडी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग डैनियल सेल। स्टडी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग डैनियल सेल। अब देखो, डैनियल सेल जो है ना, ये कुछ अलग सा नाम नहीं है, ये एक सेल का नाम है, ठीक है तो ये भी सेल ही ना। यहाँ पे भी वही चीजें होने वाली है जो बाकी सेलों में होती है, सिर्फ इसका नाम क्या है, डैनियल सेल, ठीक है। तो नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उसको देखना है कि है तो वो सेल ना। तो सारी चीजें जो भी रेडॉक्स रिएक्शन होने वाली है वो सब उस सेल के अंदर में होंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग आगे सबसे पहले एक रिएक्शन को कंसिडर कर लेंगे। उस रिएक्शन को फॉर टाइम बिंग मैं कंसिडर कर रही हूँ एज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक रिएक्शन कंसिडर करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है ये डैनियल सेल में किस वे से हो रही है। तो चलिए सबसे पहले कंसिडर करेंगे वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं कंसिडर कर रही हूँ वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कंसिडर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आप सबको पता है कि ये जो रिएक्शन है रेडॉक्स रहने वाली है, क्योंकि हेडिंग ये है स्टडी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यूजिंग डैनियल सेल।
लेकिन सबसे पहले मैं इस चीज़ को एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके डिफाइन कर रही हूँ। उसके बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इस रिएक्शन को रेडॉक्स कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मेरी जो रिएक्शन है वो ये कहती है कि जो भी मेरा Zn है वो मुझे देगा Zn +2 और प्लस Cu2 प्लस वो मुझे देगा Cu। तो ये है मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको मैंने कंसिडर किया है सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने क्या जाना, यहाँ पे मैंने ये देखा, यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। देखो ये है आपका कोई भी एक मेटल, हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्लासेस में बहुत बार स्टडी किया, सभी मेटल्स के बहुत सारे कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट को भी कैलकुलेट किया। तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे ये देखा कि ये है मेरा एक मेटल और जो भी मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0। यहाँ पे तो इसका चार्ज ही है +2, ठीक है। ये है आपका चार्ज +2 और यहाँ पे ये भी है मेटल तो इसका भी चार्ज क्या रहेगा, 0। जब कोई भी मेटल इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है तो उसका चार्ज क्या होता है, 0। तो मुझे बताओ जब मैं Zn से Zn+2 की तरफ गई तो मेरा जो चार्ज है वो क्या हुआ, इंक्रीज। मेरा चार्ज जो है ना, चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब भी मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज। तो ऐसे केस में ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब एक ऐसे रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज, जिसमें आपका चार्ज का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए इंक्रीज तो आपके रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए अब मैं बात करती हूँ Cu2 प्लस टू Cu की। तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि अगर मैं यहाँ से यहाँ गई Cu2 प्लस से Cu, तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पे मेरा चार्ज मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0। इसका मतलब मैं जा रही हूँ 2 से 0, मतलब ये मेरा ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, डिक्रीज। मेरा ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है ना तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा तो उस रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हुई आपकी एक रिडक्शन रिएक्शन। चलो ये तो मैंने स्टडी कर लिया, बुक में आपको लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बताया गया है, बट मेरे ख्याल से हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे डेफिनेशन है। लॉस और गेन से तो हम लोग डिफाइन कर ही सकते हैं, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उससे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ये वाला वे जो है ना वो ज़्यादा बेटर है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। चलिए फॉर टाइम बिंग तो मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंसिडर की थी, बट आप लोग देखो कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, जिस रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, तो रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन मतलब ही क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या मेरी जो अबाव वाली रिएक्शन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है? तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन आपकी रही रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने देखा थ्योरेटिकली, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को देखना है कि एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये होती कैसे है, किसी भी सेल के अंदर में कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होंगे, सर्किट कैसे जनरेट होगा, आयंस कैसे मूव होंगे, रिएक्शन हाफ हाफ कैसी रहेगी, वो सारी चीजें हम लोग उस सेल में देखेंगे। तो सबसे पहले तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन, कि जब भी आप किसी भी सेल को बनाते हो तो आपको एक्चुअली क्या क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है, क्या क्या असेंबली वहाँ पे क्रिएट करनी पड़ती है, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल में। तो चलिए देखते हैं कंस्ट्रक्शन को। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन को स्टडी करना है ना डैनियल सेल के, तो सबसे पहली चीज जो आपको लेनी है वो हम लोग सबसे पहले लेंगे दो टाइप के कंटेनर्स को।
तो ये है मेरा पहला वाला कंटेनर जिसको मैंने लिया है, और ये है मेरा सेकेंड टाइप का कंटेनर जिसको मैंने लिया है। तो मैंने इस तरीके से दो कंटेनर को कंसिडर किया है, ठीक है। आपको दो सेपरेट कंटेनर्स को कंसिडर करना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसका स्टडी कर रहे हैं, डैनियल सेल का। तो आपके दिमाग में एक चीज तो आई गई होंगी कि डैनियल सेल में जो रिएक्शन हो रही थी जिंक और कॉपर के बीच में, वो हम लोगों ने क्या देखी, वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है। वहाँ पे आपका रिडक्शन भी हो रहा है, वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। मतलब जाहिर सी बात है कि रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसी का मतलब रेडॉक्स हो रहा है। तो आपके ये दो कंटेनर्स तो रहेंगे। आप लोग इमेजिन कर रहे होगे ना कि एक कंटेनर में रिडक्शन रिएक्शन होगी, एक कंटेनर में आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो इसीलिए मैंने इन दो कंटेनर्स को कंसिडर किया है। तो सबसे पहले आप लोग कंसिडर करेंगे टू कंटेनर्स को, कंसिडर टू कंटेनर्स, वो भी सेपरेट कंटेनर्स को कंसिडर करने का है, जिस तरीके से मैंने कंसिडर किया है, ठीक है। अब सेकंड थिंग ये है कि आप लोगों को एक साइड में लेना है जिंक प्लेट को, ये है आपकी जिंक प्लेट, और एक साइड में आपको लेना है कॉपर प्लेट को। तो ये है आपकी जिंक प्लेट और ये है आपकी कॉपर प्लेट। तो आपको डायग्राम को बिल्कुल सिस्टमैटिकली ऐसे धीरे धीरे ड्रॉ करते जाना है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि पहले पूरा ड्रॉ कर दिया और फिर आपको समझा रही हूँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ कि आप किसी भी सेल को अगर बनाते हो, प्रैक्टिकली भी अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कोई सेल को कंसिडर करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आप लोग इस वे से जा सकते हो। उसके बाद में मैंने कंसिडर किया है टू इलेक्ट्रोड्स को, टू प्लेट्स को, ठीक है। जो पहली प्लेट है आपकी वो है आपकी जिंक प्लेट, और जो सेकंड प्लेट है आपकी वो है आपकी कॉपर प्लेट। तो सबसे पहले स्टेप में मैंने दो कंटेनर्स को कंसिडर किया है, जो कि मेरे दो सेपरेट कंटेनर्स है। सेकंड थिंग ये है कि मैंने यहाँ पे दो प्लेट को भी कंसिडर किया है। जो पहली प्लेट है उसका नाम है जिंक प्लेट, ठीक है। ये है आपकी जिंक प्लेट और ये है आपकी कॉपर की प्लेट। कुछ भी नहीं करने का, वो मेटल लो और उसकी एक प्लेट ले लो। जिंक की प्लेट ले ली और कॉपर की प्लेट ले ली, काम खत्म। जो जिंक की प्लेट है ना, इस प्लेट को हम लोग जिंक इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जो भी आपकी जिंक की प्लेट है, इस प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड। क्योंकि ये है सेल, और आपने भरपूर पढ़ा होगा पहले भी कि सेल में हमेशा दो ही चीजें होती है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो मैंने इस प्लेट को इलेक्ट्रोड कंसिडर कर दिया है। तो अब मुझे बताओ, जिंक प्लेट को मैंने जिंक इलेक्ट्रोड बोला है, तो कॉपर प्लेट का क्या नाम रहेगा, कॉपर इलेक्ट्रोड ना। तो ये है आपका कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देती हूँ कि जो ये वाली चीज है, ये है मेरा जिंक इलेक्ट्रोड, और जो भी ये वाली चीज है, ये है मेरा कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया है, या बताया नहीं भी होगा तो आपने पढ़ा भी होगा स्कूल डेज में, कि कोई भी सेल जो होता है वो हमेशा दो चीजों से बनता है, ठीक है। सेल हमेशा दो चीजों से बनता है। सबसे पहली चीज ये है कि सेल जो होता है, पहली चीज होती है उसमें इलेक्ट्रोड, और दूसरी चीज होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी सेल को आप कंसिडर करो तो कोई भी सेल आपको दो ही चीजों से बनेगा। पहला रहेगा आपका इलेक्ट्रोड और सेकंड रहेगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये इलेक्ट्रोड है क्या और ये इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, मुझे तो पता ही नहीं। तो अब देखेंगे इस चीज को। तो काम की बात ये है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोड होता है ना, वही आपका मेटल का प्लेट होता है। जो भी आप ले रहे हो मेटल, फ्यूचर में आप और कोई प्लेट भी ले सकते हो, उसका मॉडिफाइड फॉर्म भी ले सकते हो। तो जनरली जो भी आपकी मेटल की प्लेट होती है, जैसे कि जिंक प्लेट, कॉपर प्लेट, आप उसी को क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड। और जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, वो होता है मेटल आयन सॉल्यूशन। मतलब जो भी आपके मेटल के आयन्स होते हैं, उनका जो भी सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। बुक में बहुत पूरा, मुझे लगता है 2 पेज उसके ऊपर दे रखे, बट उसको पढ़ने के बाद आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरे पॉइंट्स को ही डिस्क्राइब करके लिख दिया है, ठीक है। तो जो भी आपकी मेटल की प्लेट रहेगी, आप लोग हमेशा उसको इलेक्ट्रोड बोलोगे, और जो भी आपके मेटल के आयन का सॉल्यूशन रहता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये है आपका जिंक प्लेट, तो इसके अंदर में जो आयन्स रहेंगे वो भी किसके रहेंगे, जिंक के। यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, इस मेटल के प्लेट का नाम क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, है ना। तो इस कंटेनर में जो आयन्स रहेंगे वो भी किसके रहेंगे, जिंक के।
तो यहाँ पे मैं कंसिडर करूंगी आपके जिंक के आयंस को। तो चलिए कंसिडर करेंगे जिंक के आयंस को। तो ये रहे आपके जिंक के आयंस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो आपका सेकेंड सेपरेटिंग ये है सेपरेटिंग कंटेनर, ये इसके अंदर में मैंने लिया है कॉपर इलेक्ट्रोड को। जब मैंने इस कंटेनर के अंदर में जिंक इलेक्ट्रोड को लिया तो सॉल्यूशन लिया Zn2+ आयन का। जब मैंने इस कंटेनर के अंदर में कॉपर इलेक्ट्रोड को लिया तो मैं किसके आयन लूंगी? कॉपर 2+ के। तो चलिए यहाँ पे है आपके कॉपर 2+ के आयन्स, कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे पढ़ना है आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा Zn2+ आयन, जो भी मेरा जिंक इलेक्ट्रोड है ना, और जो भी मेरा कॉपर इलेक्ट्रोड है, इससे मुझे एक सर्किट को बनाना है। और हमेशा आपको पता होगा कि जब भी आप सर्किट मतलब ये वाला सर्किट मत समझना, हाँ, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हो तो आपको वायर्स लगते हैं। सोचने की बात है, दिस थिंग इज वेरी ऑब्वियस। तो अब मुझे लगेंगे वायर्स, तो मैं यहाँ पे इसको वायर से इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगी। यहाँ से भी मैंने इसको कनेक्ट कर दिया वायर से, और ये हुआ मेरा V। इस V का मतलब है वोल्ट मीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा जिंक इलेक्ट्रोड है और जो भी मेरा कॉपर का इलेक्ट्रोड है ना, इनको मैं कनेक्ट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक वायर से, और इनको मैंने फाइनली कैसे कनेक्ट किया है? वोल्ट मीटर से। तो ये रहा मेरा इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर से मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए, तो अब मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ कि जो भी मेरा जिंक इलेक्ट्रोड था और जो भी मेरा कॉपर इलेक्ट्रोड था इज कनेक्टेड बाय वायर, इज कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने क्या बोला है कि जब भी मैं सेल को बोलती हूँ तो सेल में हमेशा दो चीजें होती है। पहला होता है इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। और उसी से आपका सेल बनता है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये अनफेयर नहीं हुआ कि आपने इलेक्ट्रोड को तो कनेक्ट कर दिया, बट इन इलेक्ट्रोलाइट का क्या? इनको भी तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई ये सेल है, सेल में दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड को तो चलो मैंने कंसिडर कर लिया, बट इलेक्ट्रोलाइट का क्या? उनको नहीं करेंगे तो आपने जैसे इलेक्ट्रोड को कंसिडर किया है वायर से, वैसे ही आप लोग इलेक्ट्रोलाइट को कंसिडर करेंगे सॉल्ट ब्रिज से। तो हम लोग यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करेंगे सॉल्ट ब्रिज से। ये है आपका सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो ब्लैक वाला है इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। आई होप आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझ में आ गया है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है वायर से, और वो वायर को कैसे कनेक्ट किया है? वोल्टमीटर से। सिमिलरली हम लोगों ने दोनों साइड के इलेक्ट्रोलाइट को कैसे कनेक्ट किया है? सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ Zn2+ आयन सॉल्यूशन एंड कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन, मतलब ये आपके जो भी है इलेक्ट्रोलाइट आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज, आर कनेक्टेड बाय सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब दिमाग में आपके क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये सॉल्ट ब्रिज है क्या? तो हम लोग उसके भी कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो बनते कैसे, बनाया कैसे जाता है, उसका वर्किंग कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। तो फॉर टाइम बिंग आई होप सभी को क्लियर हो गया है कि जब भी मैं कंसिडर करूंगी दो टाइप के सेपरेटिंग कंटेनर्स को, तो मैंने एक में लिया है जिंक इलेक्ट्रोड को और उसी के अंदर मैंने लिया है Zn2+ आयन के सॉल्यूशन को। सेकेंड कंटेनर में मैंने लिया है कॉपर के इलेक्ट्रोड को और उसी के अंदर मैंने लिया है कॉपर 2+ आयन के सॉल्यूशन को। इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट कर दिया है वायर से वोल्ट मीटर के थ्रू, मतलब भी उसके स्विच के थ्रू। और जो भी आपके ये है बीकर्स, इनको मैंने इनके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट को, मतलब भी मेटल के आयन के सॉल्यूशन को कैसे कनेक्ट किया है? सॉल्ट ब्रिज से।
एक चीज दिमाग में फिट कर लो, अगर आपने एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट नहीं किया है, तो क्या ये सेल वर्क करेगा? नहीं। आपको इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आया है नहीं? तभी जाके आपका सेल प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुक में 10 बार भी उस एक पेज को पढ़ेंगे तब भी नहीं समझेगा, बट मैंने आप लोगों के लिए सारे पॉइंट एकदम सिस्टमैटिकली लिख दिए। ये पॉइंट्स को आपको रट्टा नहीं मानना है, जो हम यहाँ पे करेंगे बस आपको वही यहाँ पे लिखते चलना है। तो सबसे पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो सॉल्ट ब्रिज क्या है इस चीज को, और उसके बाद में हम लोग स्टडी करेंगे इस सर्किट को कि कहाँ से कहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है, आयंस का कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, वो सारी चीजें। लेकिन सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज के कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। अब जो भी आपका सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज में सबसे पहली चीज जो मैंने जानी वो ये है कि जो भी मेरा सॉल्ट ब्रिज है ना, वो एक यू शेप ग्लास ट्यूब है। यू शेप ग्लास ट्यूब मतलब जो भी मैं इस टाइप का कंसिडर करी हूँ, देखो अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपका सॉल्ट ब्रिज कुछ इस टाइप से है ना। अगर आपने इसको ऐसा देखा, मतलब ऐसा करके अगर इसको ऐसा देखा, तो ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से। मैंने बस छोटा ड्रॉ किया है, ये सॉल्ट ब्रिज को मैंने ऐसा लगाया है, बट अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि इसके अंदर में क्या है, यू शेप ग्लास ट्यूब। मतलब आपका सॉल्ट ब्रिज जो है वो यू अल्फाबेट की तरह है और ग्लास का बना हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है, यू शेप ग्लास ट्यूब। सेकेंड पॉइंट जो है यहाँ पे वो ये है कि इस यू शेप ग्लास ट्यूब जो है इसके अंदर में चीज क्या क्या है। तो जो भी आपका सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज के अंदर में आ रहा है आपका KCl, मतलब आप KCl सॉल्यूशन को ले रहे हो, साथ ही साथ आप अगार जेल को ले रहे हो। ठीक है, मतलब इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर में आपकी दो चीजें, सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आपने इसके अंदर में KCl का सॉल्यूशन लिया है, साथ ही साथ आप उसके अंदर में अगार जेल को डाल रहे हो। ये दोनों चीजें जब आप इसके अंदर में डाल देते हो तो वो आपका बन जाता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, अब काम की बात यह है कि अगर मैं इस ब्रिज को कुछ इस तरीके से कंसिडर करूं, सपोज ये है मेरा ब्रिज। ठीक है, काम की बात यह है कि इस ब्रिज के अंदर में मैंने उस सॉल्यूशन को भर दिया है, जो भी मेरा ये सॉल्यूशन है ना, KCl सॉल्यूशन और अगार जेल का सॉल्यूशन, इसको मैं अच्छे से फॉर्म कर लेती हूँ, काफी अच्छे से इसको हम लोग हीट कर देते हैं। हम लोग एक बीकर लेते हैं, हम लोगों ने MSc के लैब में इसको लेबोरेटरी में परफॉर्म भी किया था, और इस सॉल्ट ब्रिज को हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया था। ऐसा नहीं कि रेडीमेड वाला सॉल्ट ब्रिज यूज किया था, मैंने बनाया था इसको MSc के प्रैक्टिकल में। तो हम लोग बीकर लेंगे, बीकर में KCl का सॉल्यूशन डालेंगे, साथ ही साथ उसमें अगार जेल का सॉल्यूशन डाल देते, उसको अच्छा खासा हीट कर देते ताकि आपका जो भी सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा स्टिकी टाइप बन जाए, और फिर हम लोग उस ऐसे पकड़ते यू शेप ग्लास ट्यूब को और उसके अंदर में डाल देते। चलिए, ये तो मैंने इसके अंदर में डाल दिया KCl सॉल्यूशन प्लस अगार सॉल्यूशन का जेल, अगार जेल को, जिससे वो स्टिकी बन जाता है। बट काम की चीज जो दिमाग में आती है वो ये है कि जब आप इसके अंदर में ये सॉल्यूशन डालोगे तो ये सॉल्यूशन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये तो यहाँ से बाहर आ जाएगा ना। आया तो होगा दिमाग में क्वेश्चन, क्योंकि आपने इसको ऐसा रखा है तो ठीक है वो बाहर नहीं आएगा, बट अभी तो आपने इसको उल्टा कर दिया है ना, तो यहाँ से तो बाहर आ जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉटन के प्लग्स लगा लेते हैं, कॉटन प्लग। यहाँ पे भी मैं कॉटन का प्लग लगा देती हूँ। तो कॉटन के प्लग से क्या होता है ना, वो जो सॉल्यूशन है आपका अगार जेल का और KCl का, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर में होता है वो बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, वो उसके अंदर ही रहता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगा दिए, कॉटन प्लग। तो ये हुआ आपके सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन। तो ले लो इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन है ना, सबसे पहले तो हम लोग करेंगे स्विच ऑन। सबसे पहले मैं स्विच को कर दूंगी ऑन। अगर मैंने स्विच को ऑन कर दिया, मतलब मैंने प्लग चालू कर दिया, अगर मैंने स्विच को ऑन कर दिया तो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, कुछ ना कुछ आयंस का फ्लो होगा। जो भी फ्लो होगा, कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। बट सबसे पहली चीज दिमाग में ये आती है
कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा सर्किट प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत बार आपने देखा होगा कि आप जो सर्किट को कंसिडर करते हो ना, जो भी सर्किट को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट ही नहीं होता है और आपको वहाँ से आउटपुट मिलता ही नहीं है। फिजिक्स में तो बहुत सारे सर्किट बनाते हैं आप लोग, तो वो जब भी सर्किट आप लोग बनाएंगे फिजिक्स में, तो सर्किट्स बनाने के बाद कभी कभी आपको करंट मिलता ही नहीं है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे आपके कुछ लूज कनेक्शंस हो सकते हैं, या वोल्ट मीटर में प्रॉब्लम हो सकता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहले जब भी आपने बटन को चालू किया, मतलब ये आपने अपने स्विच को ऑन किया, तो यहाँ पे जो भी आपका वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर, वो आपको ऐसे कुछ डिफ्लेक्शंस दिखाता है। तो अगर आपका वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब आपका जो सर्किट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर वोल्ट मीटर ने प्रॉपरली डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया, जहाँ था वही है, तो इसका मतलब आपका जो सर्किट है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, किसी भी सेल को यूज़ करने के लिए आपको मैकेनिज्म पढ़ना इज़ नॉट इनफ। आपको पता होना चाहिए कि वो सेल स्टार्ट हुआ है या नहीं। अगर सेल स्टार्ट ही नहीं होगा तो फ्लो इलेक्ट्रॉन का और आयंस का कैसे होगा? सेल तो स्टार्ट होना चाहिए ना। इसलिए सबसे पहले जब स्विच को ऑन करेंगे तो इसके डिफ्लेक्शन को देखेंगे। तो जब भी मैंने स्विच को ऑन किया तो उसके बाद मैंने वोल्ट मीटर के डिफ्लेक्शन को स्टडी किया। वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन इज स्टडीड, या फिर मैं लिख सकती हूँ चेक्ड, कि वोल्ट मीटर का जो भी आपका डिफ्लेक्शन है उसको हम लोग चेक करेंगे। अगर वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, इसी का मतलब आपका जो सर्किट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। चलिए अब आगे मैंने यहाँ पे ये जानना कि जब भी मैं फर्स्ट रिएक्शन को कंसिडर करूँगी, मतलब जब भी अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ फर्स्ट हाफ सेल को, तो लेट अस से आपका फर्स्ट हाफ सेल में ले रही हूँ, फर्स्ट हाफ सेल। तो फर्स्ट हाफ सेल जो है वो है आपका जिंक सेल, जिंक वाला सेल। मतलब फर्स्ट हाफ सेल को मैंने दिया है जिंक सेल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी है जिंक का और आयंस भी है Zn2+ के। सेकेंड हाफ सेल को मैंने कंसिडर किया है कॉपर सेल, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आपका सेकेंड हाफ सेल। सेकेंड हाफ सेल जो है उसको मैं ब्रैकेट में बोल रही हूँ कॉपर सेल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोड भी है कॉपर का और आयंस भी किसके? कॉपर के। आगे मैंने यहाँ पे ये जानना कि जब मैंने सबसे पहले रिएक्शन को देखी थी, तो जो भी मेरा Zn है उससे फॉर्म होगा Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। साथ ही साथ जो भी मेरा कॉपर है उससे फॉर्म होगा कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। चलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि मैंने आप लोगों को देखो स्टार्टिंग में पढ़ाया था ऑक्सीडेशन के अलग अलग डेफिनेशन। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 से +2 हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन पढ़ाई थी कि जब भी आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो रिएक्शन भी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही रहती है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ या आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ तो उस रिएक्शन का नाम क्या रहता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और आपको अच्छे से पता है उस वक्त की ट्रिक कि लॉस के स्पेलिंग में भी ओ आता है, ऑक्सीडेशन में भी ओ आता है। तो आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हो कि ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में ओ आता है, लॉस के स्पेलिंग में भी ओ आता है, मतलब ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस होने वाला है। चलिए देखेंगे आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पे है 0। मतलब जब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगी तो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है? डिक्रीज। और डिक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट का ही मतलब क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये हुई मेरी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपके इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है रिडक्शन, लॉस का उल्टा होता है गेन। तो अगर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो रिडक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का गेन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है ना उनका गेन हो रहा है, ठीक है। तो ये रही आपकी रिएक्शन। अब इसको सेल पे अप्लाई करेंगे। तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि ये जो जिंक मेटल है ना, यही है आपका जिंक वाला इलेक्ट्रोड। ये जिंक मेटल ही आपका जिंक इलेक्ट्रोड है। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है?
ये आपके इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी दो चीज़ें होगी। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, मतलब ये जो आपका जिंक सॉलिड है, सबसे पहले ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन और Zn2+ आयन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन और Zn2+ आयन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी दो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। एक चीज़ रहेगी आपकी 2 इलेक्ट्रॉन और एक चीज़ रहेगी आपकी Zn2+ आयन, ठीक है। तो जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड ने Zn2+ आयन और 2 इलेक्ट्रॉन को दिया है। 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे जाएंगे और जो भी आपके Zn2+ आयन है वो इस सॉल्यूशन के अंदर में आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले से भी क्या थे, Zn2+ आयन। तो ये Zn2+ आयन नीचे आ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो इस वायर के थ्रू मूव होंगे, यहाँ से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे और यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इस वायर के थ्रू मूव करेंगे, फिर वो यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो Zn मेटल इलेक्ट्रोड ने आपको दो चीज़ें दी, Zn2+ आयन जो यहाँ पे आ गए और इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ से मूव करेंगे, वायर के थ्रू आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आए तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ये जाना कि यहाँ पे आपके पहले से थे Cu2+ आयन थे या नहीं थे। रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cu2+ आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो Cu को फॉर्म करता है ना। Cu2+ आयन जब 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है तो वो Cu फॉर्म करता है। इसी का मतलब आपके यहाँ पे जो भी Cu2+ आयन है ना वो इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे, ठीक है। जिंक इलेक्ट्रोड ने 2 इलेक्ट्रॉन Zn2+ आयन को दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से वायर के थ्रू यहाँ पे आए। जब वो वायर के थ्रू यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो भी आपके Cu2+ आयन थे उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो ये Cu2+ आयन आपके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और वो क्या बनाएंगे, कॉपर, और वो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सीधी सीधी बात, Zn 2 इलेक्ट्रॉन को देगा और Zn2+ आयन देगा। Zn2+ आयन आ जाएंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे था Cu2+ आयन, वो इन इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और क्या बनाएंगे, कॉपर मेटल। जब ये कॉपर मेटल बनेगा तो ये कॉपर मेटल इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ आपका इस तरीके से सेल का वर्किंग, कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन होती कैसे, आपको समझ में आया। एक चीज ने इलेक्ट्रॉन को दिया और आयन को फॉर्म किया, उस चीज ने आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन को दिया है ना, दूसरी वाली चीज ने उस इलेक्ट्रॉन को लिया। एक ने इलेक्ट्रॉन को दिया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बनाया, कॉपर। तो ये हुआ आपका सेल का वर्किंग। तो सबसे पहले तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो अब हम लोग देखेंगे आगे मैंने यहाँ पे ये जानी कि सबसे पहली चीज तो ये है कि सर्किट में कुछ चीजें हो रही है। सबसे पहली चीज जो आपके सर्किट में हो रही है वो ये हो रही है कि आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है थ्रू वायर। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वायर के थ्रू फ्लो हो रहे हैं। दूसरी बात, आपके जो आयंस है उनका फ्लो हो रहा है थ्रू सॉल्ट ब्रिज। आयंस का फ्लो हो रहा है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है वायर के थ्रू, सॉल्ट ब्रिज का फ्लो, आयंस का फ्लो हो रहा है सॉल्ट ब्रिज के थ्रू, ठीक है। और इन दोनों के वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ आयन के वजह से आपका जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो आप लोग यहाँ पे जनरेट कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। तो इस तरीके से इस सेल से मुझे क्या मिला, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। और पढ़ा होगा आपने कि जब भी चार्ज फ्लो होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, आयंस फ्लो होते हैं, तो आपका वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो इस तरीके से ये था आपका डायनल सेल। अब हम लोग आगे देखेंगे कौन से 3 टर्म्स है जो एसोसिएटेड होते हैं कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन से, जो आपको चैप्टर नंबर जो भी आपका है, आई थिंक 5 या 6, 5th चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का, वहाँ पे इसका यूज पड़ेगा। तो सबसे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोग देखेंगे आगे 3 टर्म्स एसोसिएटेड विद द सेल। तो नेक्स्ट पार्ट है आपका कि हम लोग कोई भी जब सेल को स्टडी कर लेते हैं, कोई भी सेल का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, रिएक्शंस देख लेते हैं कि कैसे क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, लेकिन अगर आपको आ जाए कौन से टर्म्स होते हैं जिनका यूज़ किए बिना आप कोई भी सेल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो टर्म्स कौन से हैं।
क्योंकि आपके 12th में 11th में कितने भी सेल आएंगे बट पता तो होना चाहिए कि कौन से टर्म्स होते हैं। तो मैं आप लोगों को कंपैरेटिव फॉर्म में उन टर्म्स को पढ़ा रही हूँ। बुक में तो वैसे खूब सारा दे रखा है, इतना सारा हमको पढ़ना भी नहीं है, हमको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ जो है वो कंसेप्ट है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एकदम कंपैरेटिव फॉर्म में उसको पढ़ा देती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये है आपकी 3 टर्म्स एसोसिएटेड, 3 टर्म्स एसोसिएटेड विथ एनी सेल। कोई भी सेल से आपके जो 3 टर्म्स है ना ये एसोसिएटेड होते हैं। तो जो भी आपका पहला वाला टर्म है वो है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकेंड टर्म होता है आपका इलेक्ट्रोड की रिएक्शन। और थर्ड टर्म होता है आपका रेडॉक्स कपल। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कपल है, इस कपल को कुछ और कपल समझने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स जो देखे जो एसोसिएटेड होते हैं कोई भी सेल से। पहला है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेकंड है आपकी इलेक्ट्रोड रिएक्शन और थर्ड है आपका रेडॉक्स कपल। चलिए देखेंगे इस चीज़ को। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे इसका नाम ही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाम ही बता रहा है कि भाई मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी आप पोटेंशियल को स्टडी करने वाले हो वो कहाँ पे स्टडी करने वाले हो? इलेक्ट्रोड के ऊपर में। जो भी पोटेंशियल को आप मेजर करोगे, जो भी पोटेंशियल को आप स्टडी करोगे वो किसके ऊपर स्टडी करने वाले हो? इलेक्ट्रोड के ऊपर में। इसीलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ, द पोटेंशियल मेजर्ड और डेवलप्ड। जो भी आपका पोटेंशियल है जिसको आप मेजर कर रहे हो या जो डेवलप हो रहा है एट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने यहाँ पे ये जाना एक ऐसा पोटेंशियल जिसको मैं मेजर कर रही हूँ, एक ऐसा पोटेंशियल जो डेवलप हो रहा है इलेक्ट्रोड के ऊपर में, उसका नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसको वो नहीं समझ रहा है वो लोग इधर देखो, यहाँ पे है पोटेंशियल, यहाँ पे है इलेक्ट्रोड। मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जो कहाँ पे डेवलप हो रहा है? इलेक्ट्रोड पे। एक ऐसा पोटेंशियल जो आपके इलेक्ट्रोड पे डेवलप हो रहा है उसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए आ जाएंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, जब पोटेंशियल आपके इलेक्ट्रोड पे डेवलप हुआ तो उसका नाम था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे आपका नाम ही है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पे होने वाली है? कॉमन सेंस लगाओ। जब मैं पोटेंशियल को मेजर्ड या ऑब्जर्व कर रही थी इलेक्ट्रोड पे तो उसका नाम था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे इसका नाम है इलेक्ट्रोड रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन को कहाँ पे स्टडी करने वाले हैं हम? इलेक्ट्रोड पे। इसलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, द रिएक्शन associated with the electrode is called as electrode reaction. आई होप आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझ गया होगा कि जब मैं रिएक्शन को स्टडी करूँगी इलेक्ट्रोड पे तो उसका नाम क्या रहेगा? इलेक्ट्रोड रिएक्शन। अब देखेंगे इसको, द टू केमिकल स्पेसीज which are linked by transfer of electron is called as redox couple. मतलब अब मुझे आप लोग एक चीज़ बताना, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक रेडॉक्स रिएक्शन देखी डैनियल सेल के अंदर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 केमिकल स्पेसिस को देखा था या नहीं? क्योंकि वहाँ पे 2 अलग अलग सेपरेट कंटेनर्स थे।
तो यहाँ पे एक अलग केमिकल स्पेसिस थी जिंक के आयंस में, यहाँ पे थे कॉपर के आयंस में। तो यहाँ पे आपकी दो अलग अलग केमिकल स्पेसिस थी या नहीं थी, एक तरफ थी जिंक, एक तरफ थी आपकी कॉपर। तो जब भी दो केमिकल स्पेसिस को आप कंसिडर कर रहे हो और अगर आप उनको लिंक कर रहे हो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अगर आपकी केमिकल स्पेसिस को आप लोग लिंक कर रहे हो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो वो जो दोनों चीज़ें हैं ना, वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है आपकी, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जब भी कहीं पे भी अगर आपका रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो आप उस रिएक्शन को ओवरऑल क्या बोलते हो, रेडॉक्स रिएक्शन। तो उस कपल का नाम क्या रहेगा, रेडॉक्स कपल, इसलिए इसका नाम है रेडॉक्स कपल। आपको याद रखना है कि कपल जो होता है उसमें हमेशा दो चीज़ें होती है। कोई भी कपल को आप कंसिडर करो, आप समझ गए होंगे, तो वहाँ पे हमेशा दो चीज़ें लेते हैं आप लोग, है ना। मतलब यहाँ पे भी जो आपकी स्पेसिस रहेंगी वो भी कितनी रहेंगी, दो। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक ही केमिकल स्पेसिस कपल को फॉर्म करेगा, क्योंकि कपल में दो चीज़ें होती है। तो वहाँ पे आपकी केमिकल स्पेसिस भी कितनी रहेगी, दो। इसलिए मैंने लिखा है दो केमिकल स्पेसिस जो होती है, अगर मैं उनको लिंक कर रही हूँ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए उसका नाम क्या रहेगा, रेडॉक्स, क्योंकि वहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन हो रही है, कपल के बीच में हो रही है, इसलिए उसका नाम है रेडॉक्स कपल। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ गई हो, क्योंकि ये तीनों टर्म आपको हर जगह पे लगेंगे जब भी आप किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को या किसी भी सेल को एक्सप्लेन करोगे। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग चीज़ें हैं, इनको एक साथ मत समझना, एक जैसा मत समझना, दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है, क्योंकि दोनों में कंडीशंस डिफरेंट होती है। तो चलिए देखेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ले रहे हो तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से कंसिडर करते हो, बट यहाँ पे आपका वर्ड आया है स्टैंडर्ड, इसलिए आपने इस ई के ऊपर में क्या लगाया है, ज़ीरो। तो मैंने यहाँ पे ये जाना, जब मैं बोल रही हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है ई। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड आ जाए, इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ऊपर में नॉट, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये भी तो एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है ना, तो मैंने इसका नाम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों रखा है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे स्टैंडर्ड होगा ना, तो अभी तो इसका नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑब्जर्व, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप ऑब्जर्व करते हो, मेजर करते हो, कैलकुलेट करते हो, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज, कंसंट्रेशन जो होता है ना आपके स्पेसीज का, वो होता है यूनिटी। मतलब जो भी कंसंट्रेशन आप कंसिडर कर रहे हो अलग अलग स्पीसीज़ का, जैसे जिंक था, कॉपर था, और भी बहुत सारे अलग अलग आते हैं, डिपेंड करता है आपके सेल के ऊपर में। तो जो भी आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा, जब आपका कंसंट्रेशन कैसा है, यूनिटी, एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन, टेम्परेचर रहता है आपका 298 केल्विन, इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, is called as standard electrode potential। तो आगे मैंने यहाँ पे क्या जाना कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जब आपका कंसंट्रेशन स्पेसीज का कैसा है, यूनिटी, और आपका टेम्परेचर कैसा है 298, तो वो रहेगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड कंडीशंस की, तो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होगी, आपकी सबसे पहली स्टैंडर्ड कंडीशन ये रहेगी कि आपका जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन है वो है 1, इसी का मतलब यूनिटी, और जो भी यहाँ पे आपका टेम्परेचर है वो है 298 केल्विन। ठीक है, ये दोनों हुई आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन। इसलिए इस
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम भी क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि एक ऐसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशन पे आप मेजर करते हो। चलिए देखेंगे आगे। आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही मैं बोलती हूँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही मतलब होता है शी। जो भी यहाँ पे आपका S है इसका मतलब है स्टैंडर्ड, जो भी H है इसी का मतलब है हाइड्रोजन, और इस E का मतलब है इलेक्ट्रोड। तो जो भी आपका शी है मतलब भी आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो होता है, उसको हम लोग को देखना है। तो जो भी आपका शी होता है मतलब जो भी आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ना, उसके लिए E0 का वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आप लोग 0 मान के चलते हो। यू कंसिडर इट एज 0। हम लोगों ने इसको 0 मान के चला है, क्योंकि देखो ये चीज़ जो है हम लोगों को कुछ भी रेडीमेड नहीं मिला है, हम लोगों को सारी चीज़ों को खुद से निकालना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर हम लोग को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज़ को निकालना है अलग अलग मेटल्स के लिए, तो हम लोगों को किसी एक मेटल को तो 0 कंसिडर करके मान चलना पड़ेगा ना। अगर मैंने किसी एक चीज़ को या किसी भी एक एलिमेंट को 0 मान के नहीं चला है तो मैं बाकी लोगों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नहीं निकाल सकती हूँ। इसीलिए मैंने साइन कन्वेंशन के हिसाब से और सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के हिसाब से मतलब साइंटिस्ट लोगों ने आपके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो भी उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको 0 मान के चला है। मतलब जो भी आपका स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसी का मतलब जो भी आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हम लोगों ने 0 कंसिडर किया है, सारे लोगों ने, ठीक है। तो इसको 0 कंसिडर किया है और इसकी हेल्प से अब हम लोग सारी चीज़ों के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो भी आपका SHE है मतलब जो भी आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, इसको हम लोगों ने रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि इस इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस से हम लोगों ने बाकी इलेक्ट्रोड के भी पोटेंशियल को, वैल्यू को निकाला है इसका रेफरेंस कंसिडर करके। इसीलिए इसका वैल्यू 0 कंसिडर करके मैंने बाकी सारे लोगों का निकाला है, इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे जो भी आपका है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आपको क्या क्या इंडिकेट करता है रेडॉक्स कपल के बारे में, क्या क्या चीज़ें वो बताता है कि नेचर जो है रेडॉक्स कपल का वो कैसा रहेगा। तो चलिए देखेंगे उस चीज़ को। तो जो भी है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, जिसको मैं E0 से कंसिडर करती हूँ, वो इंडिकेट क्या करता है उसको देखेंगे। वो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ रेडॉक्स कपल को, नेचर ऑफ रेडॉक्स कपल, कि आपका जो भी रेडॉक्स कपल है किसी भी सेल के अंदर में उसका नेचर कैसा होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो ये बताता है कि अगर आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, अगर एक है पॉजिटिव तो दूसरा क्या रहेगा, नेगेटिव, एक रहेगा आपका नेगेटिव और एक रहेगा आपका 0। तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि एक चीज़ है पॉजिटिव, एक चीज़ है 0, एक चीज़ है नेगेटिव। तो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे ये जानी कि अगर आपके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आ जाए ना पॉजिटिव, तो आपका जो रेडॉक्स कपल है, रेडॉक्स कपल इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब अगर आपके रेडॉक्स कपल का वैल्यू, मतलब ये कहना मुझे ये है कि आपका जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वो आपके नेचर जो है रेडॉक्स कपल का उसको बताता है। तो अगर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, तो आपका जो रेडॉक्स कपल है उसका नेचर कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना कि अगर EMF का वैल्यू, मतलब इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है पॉजिटिव, तो रेडॉक्स कपल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। बट अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव का उल्टा होता है नेगेटिव,
तो ऑक्सीडाइजिंग की जगह पे क्या आ जाएगा, खुद ही बताओ, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग की जगह पे आ जाएगा आपका रिड्यूसिंग। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि जो भी आपका रेडॉक्स कपल है ना, जो भी आपका रेडॉक्स कपल है इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रेडॉक्स कपल अगर इसका वैल्यू है पॉजिटिव तो ये रहेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पॉजिटिव का उल्टा होता है नेगेटिव, ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा क्या रहेगा, रिड्यूसिंग। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका वैल्यू 0 आ जाए, मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रोड है उसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको मैं SHE से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, ये तो हुआ आपका नेचर ऑफ रेडॉक्स कपल। अब मुझे बताना है नेचर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब आपका जो रिएक्शन का नेचर है। रेडॉक्स कपल का तो नेचर हम लोगों ने देख लिया, बट अब मुझे देखना है कि रिएक्शन का नेचर जो है वो कैसा रहता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। रेडॉक्स कपल का नेचर तो देख लिया कि रेडॉक्स कपल किस तरीके से बिहेव करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि आपकी जो रिएक्शन है वो किस तरीके से बिहेव करेंगी। तो चलिए देखेंगे उस चीज़ को। तो नेक्स्ट चीज़ है आपका, ये जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आपको नेचर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी बताता है। नेचर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, सबसे पहली चीज़ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके पहले आप लोगों ने देखा था नेचर ऑफ रेडॉक्स कपल, और अभी आप क्या देख रहे हो, नेचर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपके रिएक्शन के भी टोटल 2 टाइप्स होते हैं। अगर आपका E0 का वैल्यू आ जाए पॉजिटिव, अगर आपका E0 का वैल्यू आ जाए नेगेटिव। अगर आपके E0 का वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप इस रिएक्शन को बोलते हो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और आगे अगर आपके E0 का वैल्यू आ जाए नेगेटिव तो आप इस रिएक्शन को बोलते हो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितनी काम की चीज़ें आपको अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसने आपको रेडॉक्स कपल के नेचर के बारे में भी बताया, इसने आपको रेडॉक्स रिएक्शन के भी नेचर के बारे में बताया। इस चीज़ को हम लोग न्यूमेरिकल में भी सॉल्व करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखेंगे आगे। अगर आपकी ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो आपकी इस चैप्टर में अगर क्लियर हो जाती है तो आपको 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे ये सारी चीज़ों का यूज़ है। और मैं आपको 12th ओरिएंटेड से पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, कि आपको वहाँ पे जो यूज़ पड़ेगा, जो भी चीज़ें वहाँ काम में आएंगी, अगर वो आपका यहीं पे क्लियर हो जाए तो सोचो आप वहाँ पे कितना बेस्ट तरीके से एक्सेल करोगे, राइट। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट चीज़ को। नेक्स्ट जो है वो है न्यूमेरिकल। लेकिन न्यूमेरिकल्स को देखने से पहले मुझे आपको कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, है ना, तभी जाके आप लोग न्यूमेरिकल को कर सकते हो। अगर आपको कोई रिएक्शन में सपोज ऐसा दिया है, A गिव्स A2+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तरफ आपको दे रखा है B + इलेक्ट्रॉन गिव्स B, ठीक है, +1। अब मैंने यहाँ पे ये देखा, क्या मैं इसके EMF को, सपोज इसका कुछ EMF का वैल्यू है X, सपोज इसका कुछ EMF का वैल्यू है Y। EMF का मतलब भी क्या हुआ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, 12th में सब देखेंगे कि EMF का ही मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इस रिएक्शन का वैल्यू है X, इस रिएक्शन का वैल्यू है Y। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्या करते हो, आप इसको डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू निकाल लेते हो, बट क्या ये चीज़ सही है, नहीं, क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ इसके पहले वाले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में भी बताया था, जब मैंने रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग किया था, कि जब तक कि आपके इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होते, जब तक कि आप रिएक्शन के EMF को हाथ भी नहीं लगा सकते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है 2 और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये तो अनफेयर हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 2 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1। दिस इज़ वेरी अनफेयर इनइक्वालिटी। क्या ये इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे इसको अगर 2 बनाना है तो मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो अगर मैं इस रिएक्शन को मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2 हो जाएंगे, और ये 2 से 2 कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये जो है ये बन जाएगा आपका 2,
ये भी बन जाएगा आपका 2 और ये भी बन जाएगा आपका 2। आपको पहले से अच्छे से पता है कि एक इलेक्ट्रॉन को ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको करना है तो इन सबको करना पड़ेगा, इन सबको करना है तो इसको भी करना पड़ेगा। आप लोग पता है क्या करते हो, कुछ स्टूडेंट जो है वो सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई कर देते, इसको नहीं करते, रॉन्ग। कुछ स्टूडेंट्स इसको भी करते, इन दोनों को भी करते, इसको नहीं करते, रॉन्ग। और कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ब्रिलियंट, जो मेरा क्लास कर रहे हैं अभी, उन लोगों को ये चीज़ को भी वो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस मुझे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो है अब आपका ये y रहेगा या 2y रहेगा, ये आपका बन जाएगा 2y, क्योंकि मैंने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो आपको पूरी चीज़ों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा या नहीं? ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को या स्पीसीज़ को, तभी जाके तो ये 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल, समझा या नहीं? तो अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो पूरे को करेंगे, इसको भी करेंगे, ईएमएफ को भी करेंगे। अब इसको करेंगे सब्सट्रैक्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल, इसको मैं लिख सकती हूँ a + 2 b 1 प्लस गिव्स a 2 प्लस 2b माइनस, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड में, राइट वाले राइट साइड में, ठीक है। इसको अगर मुझे लिखना है E0 टोटल तो इसका वैल्यू क्या आएगा, मैंने इनको तो एक्चुअली माइनस किया है ना, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, x - 2y, समझा या नहीं? ले लो इसका स्क्रीनशॉट। हम लोगों ने इसको यहाँ पे एक्चुअली प्लस किया है, तो यहाँ पे आपका x + 2y आएगा, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये तो साइड में कैंसिल हो गया है ना, ये तो हम लोगों ने ऐड करके लिखा है, इसको भी ऐड करके लिखा है, इसलिए तो बीच में साइन है प्लस, यहाँ पे भी कौन सा साइन आया, प्लस। चलिए देखेंगे आगे मैं कंसिडर कर रही हूँ आपके इस चैप्टर के लास्ट वाले क्वेश्चन को, जो कि है प्रॉब्लम 6.9, जिसको हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। लेट अस सी प्रॉब्लम 6.9। प्रॉब्लम 6.9, तो आपको 2 रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहली रिएक्शन आपको जो दे रखी है वो ये है, Fe+3 जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और वो आपको दे रहा है Fe+2, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन जो आपको दे रखी है वो ये है, ट्वाइस ऑफ I1- जो है वो आपको दे रहा है I2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इसके ईएमएफ का वैल्यू जो आपको दे रखा है वो है 1.54 प्लस में, इसके ईएमएफ का वैल्यू आपको दे रखा है -0.54 माइनस में। मेरे ख्याल से आपको अभी तो समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे E0 का वैल्यू प्लस आ रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे आपके ईएमएफ का वैल्यू, E0 का वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू माइनस आ रहा है, मतलब ये आपके स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वैल्यू आ जाए प्लस तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर वैल्यू आ जाए माइनस तो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज़ को कर सकती हूँ सॉल्व या नहीं कर सकती हूँ? कर सकते या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यू है 1 और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है 2। एक तरफ है 1 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो अनफेयर हो गया ना। क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए? नहीं, क्योंकि एक तरफ है 1 एक तरफ है 2, तो मुझे इसको भी 2 से करना है, मुझे इस इलेक्ट्रॉन को 2 बनाना है, तो मुझे इस सारी चीज़ को काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो मैं इसको भी करूँगी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी करूँगी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी करूँगी 2 से मल्टीप्लाई। कर दिया मैंने। अब मुझे बताओ क्या मैं सही हूँ गलत हूँ? क्योंकि मैंने इसको तो 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या मैंने उसको मल्टीप्लाई किया है? नहीं किया है। ये वैल्यू आपको +0.77 दे रखा था, डेटा ही गलत लिखा है। तो अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ ना, तो मुझे इसको भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, येस और नो करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आएगा आपका 1.54, समझा या नहीं? ये थी पहली रिएक्शन, ये थी सेकेंड रिएक्शन। यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन 1 थे, इसलिए मैंने इन सबको 2 से मल्टीप्लाई किया। जाहिर सी बात है, इनको 2 से मल्टीप्लाई किया तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए आगे मैंने यहाँ पे ये जाना, ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल। अब मैं इसको लिख सकती हूँ ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस ट्वाइस ऑफ I- गिव्स ट्वाइस ऑफ Fe2 प्लस I2। लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में लिखवा एरो के, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में। इसको कैसे लिखेंगे? E0 टोटल का आपका वैल्यू रहेगा 1.54 माइनस 0.54, इसका वैल्यू आता है आपका +1.0। तो आपके E0 टोटल का वैल्यू है
1.0। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपके ई नॉट टोटल का वैल्यू जो है ना वो है पॉजिटिव। अगर वैल्यू आता है पॉजिटिव तो आपकी जो रिएक्शन होती है ना वो कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर आपके ई नॉट का वैल्यू आ जाए पॉजिटिव तो आपके रिएक्शन का नेचर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आपकी प्रॉब्लम 6.9 में जो कि आपको दे रखा है पेज नंबर 90 पे, उसमें 2 टाइप के प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी देख लिया, तो सेकेंड वाले पार्ट को भी देख लेते और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते। ठीक है, देखते हैं उसको भी। तो उसी चीज़ में है आपका सेकेंड पार्ट, उसको भी देखेंगे। तो आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो है Ag + 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। और सेकेंड चीज़ आपको दे रखी है कॉपर गिव्स कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ें आपको दे रखी है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ई नॉट का वैल्यू दे रखा है 0.80 और यहाँ पे आपको ई नॉट का वैल्यू दे रखा है -0.34। चलिए करेंगे इस चीज़ को सॉल्व। तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन है 2 और यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन है 1, तो ये अनफेयर हो गया। तो सबसे पहले मुझे इस सारे के सारे रिएक्शन को काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तभी जाके मेरे इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? सेम। चलिए कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 1.60। चलिए करेंगे। अगर मैं इस रिएक्शन को टोटल करने जाऊँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए? कैंसिल। यहाँ पे आपका बचेगा ट्वाइस ऑफ Ag 1+। लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, राइट हैंड साइड वाले आप लोग राइट हैंड साइड में ही लिखेंगे। ठीक है, ये हुई आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। सिमिलरली अगर मुझे इसको यहाँ पे लिखना है EMF टोटल का वैल्यू, तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 1.60 - 0.34। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के वैल्यूज़ को लिखते समय आपको साइन को ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? कर लो उसको सॉल्व। यहाँ पे आपका वैल्यू आता है +1.26 के इक्वल। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे आपके EMF का वैल्यू मतलब ई नॉट टोटल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, और अगर रिएक्शन का EMF का वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आपकी रिएक्शन का नेचर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये हुआ आपका ये वाली चीज़। यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you find this video interesting, then please do like, share, comment and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. एक और बात, ये रेडॉक्स रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर था, मैंने आपको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजियर बना दिया है। तो एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग हो जाए एंड लाइक टू। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट।